समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती कि उसका समाधान संभव नहीं हो, क्योंकि आपने कभी सुना है कि अंधेरों ने अपनी ताकतें लगाकर भी सुबह का सूरज नहीं देख निकलने दिया हो। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, उसका समाधान अवश्य है। गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों। पढ़ारम एकेडमी के इस नए एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने निबंध की कक्षा का सीरीज शुरू किया है। कल हम लोगों ने निबंध के पहले भाग में निबंध क्या होता है और आप एक बेहतर निबंध कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोगों ने क्लास नंबर 01 में देखा है। यह निबंध की कक्षा इसी यूट्यूब चैनल यानी पढ़ारम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और आप लोग इस वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 71वीं बीपीएससी या आगे अन्य सिविल सर्विस परीक्षाएं या यूपीपीएससी देने वाले लोगों के साथ साथ जो भी लोग इस लाइन में आना चाहते हैं और वो बिगनर्स हैं कि बेहतर निबंध कैसे लिखें, यदि आप वो स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, या फिर इस बार एग्ज़ाम फर्स्ट बार निकला है और उनको निबंध लिखने में समस्या आ रही है कि बेहतर निबंध नहीं हो पा रहा है, फ्लो नहीं बन पा रहा है, प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक, यानी हम लोग जितनी कक्षाएँ देखेंगे उसको शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखिए। हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इस बार आपको निबंध में बीपीएससी के जो 3 सेक्शन होते हैं उस तीनों सेक्शन को अच्छे तरीके से कवर कराएंगे। बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल्स, नोट्स आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका पढ़ारम एकेडमी नाम है चैनल, उस चैनल पे आपके जाकर इस स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग निबंध की कक्षा की दूसरी कक्षा में आप लोग कक्षा नंबर 2 में शुरू करते हैं निबंध के दूसरे लेक्चर को। कल हम लोग ने देखा था कि निबंध क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और बेहतर निबंध में क्या क्या चीज़ों का डिमांड होना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं पहले कि निबंध के कितने भाग होते हैं, यानी एक निबंध लिखेंगे तो उसमें किन किन भाग को हम लोग समाहित करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं निबंध लेखन के 3 भाग चर्चित रूप से मान्य हैं। इसी 3 भाग को हम लोग कहते हैं किसी चीज़ को शुरुआत, फिर मध्य भाग में आपका जैसे आपका जन्म हुआ, फिर आपका जीवन शैली कैसी रही और लास्ट में आपका मृत्यु। तो उसी तरीके से निबंध के भी 3 भाग हैं कि आपकी निबंध में भूमिका, फिर मध्य भाग यानी जिसको हम लोग बॉडी पार्ट कहते हैं, और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इन 3 भागों को समाहित करके निबंध लिखे जाते हैं। मान लीजिए जाए आपको यदि बीपीएससी में 700 से 800 शब्द में निबंध लिखने हैं तो प्रयास कीजिए 50 से 75 शब्द में आपकी भूमिका हो, शब्द के हिसाब से हम बात करते हैं। उसके बाद फिर प्रयास कीजिए कि करीब 50 शब्द में आपका निष्कर्ष हो, इसमें 50 से 75 शब्द में, यानी इसमें दोनों मिला के 100 से 150 शब्द होना चाहिए। अब बाकी आपको 600 से 700 शब्द में आपका मध्य भाग का कंटेंट होना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को, डायमेंशन को फॉलो करते हैं तो आपको निबंध लिखने में कोई समस्या नहीं होगी और आप एक बेहतर निबंध लिख पाइएगा जिसमें निबंध के शीर्षक के मांग के अनुसार जो जो डिमांड मांगा गया है, जो जो भी डायमेंशन मांगा गया है, उस डायमेंशन को आप 700-800 शब्द में शामिल कर लीजिएगा। ठीक उसी तरीके से यदि आप यूपीएससी का निबंध देते हैं तो यूपीएससी के निबंध में 2 निबंध लिखने रहते हैं, 125 × 2 यानी 250 मार्क्स के निबंध रहते हैं। तो उसमें जो है आप भी उसमें 1000 से 1200 शब्द सीमा तय रहती है कि आप 1000 से 1200 शब्द में निबंध लिखिए। तो 1000 से 1200 शब्द में जो शब्द निबंध लिखने रहते हैं तो उसमें आप लगभग 100 से 200 शब्द में आप भूमिका लिखिए, 100 शब्द में लगभग भूमिका, 100 से 150 में, और फिर इधर 100 से 150 में निष्कर्ष लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में आप जो है जो इधर आपको 1000 शब्द या 800 से 1000 शब्द में आप भूमिका मध्य भाग लिख सकते हैं। ये लिखने का एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए आपके पास ये। और दूसरी बात, मान लीजिए कि ये जो भी एग्जामिनर आपके होते हैं, कॉपी चेक करने वाले, वो बैठ के आपका शब्द सीमा नहीं काउंट करेंगे, वो आपके किन किन आयामों को, किन किन कंटेंटों को शामिल किया है, वो निबंध की डिमांड के अनुसार आपने लिखा है, तो वो समझ जाते हैं कि आपने लगभग 1200 शब्द या बीपीएससी में 700-800 शब्दों को आपने लिख दिया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भूमिका में हमको हमेशा क्या लिखना चाहिए, किसके अनुसार भूमिका होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि फिल्म का जो ट्रेलर होता है वो यदि बेहतर होता है, अभी जैसे धुरंधर मूवी आई हुई है तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर देखा, उस ट्रेलर को देख के रिव्यू देखा और जाके मूवी देखी, मूवी हिट हो गई। भूमिका में भी यदि एग्जामिनर आपकी भूमिका पढ़ता है, निबंध का शीर्षक पढ़ना शुरू करता है, तो भूमिका यदि आपका हिट है, बेहतर है, लगता है कि निबंध के शीर्षक को आपने शामिल कर लिया है, तो
जो एग्जामिनर है वो समझ जाता है कि इसने निबंध के मूल शब्द, शीर्षक और मूल भाव को समझ लिया है, इसलिए आपका सबसे पहली भूमिका इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग देखिए किसी गर्ल्स के साथ, लड़की के साथ, लड़का लड़की लव अफेयर्स वाली बातें चलते हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, और पहली आंखों से देखा जो प्यार होता है वो बहुत ही अजब प्यार होता है। तो उसी तरीक़ा से आपका भूमिका भी वैसी होनी चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन पहले शब्द में ही बेहतर होना चाहिए। तो उस भूमिका में होना क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले जो हम लोग भूमिका शब्द में कीवर्ड्स के अनुसार उसका भाव होना चाहिए। जैसे शीर्षक आप कोई निबंध का चूज कीजिए, उस निबंध का कीवर्ड्स चूज कीजिए और उस कीवर्ड्स के अनुसार आपका निबंध लिखिए। आगे हम बताते चलेंगे, बहुत सारा उदाहरण आपको मेरे निबंध में, आप क्लास में आपको सारी चीज़ें लाइव रूप में टॉपर्स कॉपी विद एग्जाम्पल आपको बताई जाएगी। आखिरकार आगे आपको हम बताएंगे कि कीवर्ड्स कौन है और उसके भाव क्या कहता है, उसके अनुसार कैसे लिखा जाएगा। तो क्या होना चाहिए, आपको मूल शब्द होना चाहिए भाव के अनुसार। तुलना वाले या विचार वाले निबंध में संभावित रूप से सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष दोनों समाहित हो। अब जैसे इसमें आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपसे पूछा कि वर्तमान युग में सोशल मीडिया महिलाओं के लिए अवसर या चुनौती, ये शीर्षक है। इसमें आपको 3 शब्द कीवर्ड्स के रूप में है कि पहला कीवर्ड्स इसमें क्या चीज़ है, पहला कीवर्ड्स है इसमें महिला, पहला कीवर्ड्स हुआ महिला के लिए सोशल मीडिया चुनौती या अवसर। ये आपसे पहला पूछा कि सोशल मीडिया महिलाओं के लिए चुनौती या अवसर, तो पहला कीवर्ड हुआ महिला, दूसरा कीवर्ड हुआ सोशल मीडिया और तीसरा हुआ चुनौती या अवसर। या उल्टा भी कर सकते हैं, पहला कीवर्ड सोशल मीडिया, उसके बाद महिला, फिर उसका चुनौती और अवसर। अब ये देखिए इसमें भाव कह रहा है कि आप ऐसी भूमिका लिखिए जिसमें दोनों भाव सटीक साथ साथ संदर्भ हो। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वर्तमान युग तकनीक और नवाचार का युग है। इस युग की देन है कि सोशल मीडिया ने एक नई क्रांति लाया है और इस क्रांति के दौर में महिलाओं ने भी अपनी सहभागिता भूमिका बढ़ाई है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना शिक्षा, अपने रोजगार, अपने कला का प्रदर्शन किया है, जिससे वो महिलाएं समाज में नए आयाम के रूप में उभर कर आ रही है। वहीं सोशल मीडिया ने महिलाओं के सामने साइबर थ्रेड, साइबर धोखाधड़ी, डीप फेक जैसी तकनीकी समस्याओं को जन्म दिया है, जो दर्शाता है कि सोशल मीडिया महिलाओं के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है। तो आप क्या किए हैं कि जो इसमें तुलना किया जा रहा है कि अवसर है या चुनौती है, तो आपने भूमिका में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयाम को बेहतर तरीके से लिख दिया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम ऐसे निबंध जब भी, जैसे आपको लिखे विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो लिखिए कि विज्ञान या वरदान अभिशाप में आप लिखिए कि विज्ञान ने जहाँ एक तरफ तकनीक और नवाचार का बेहतर सम्मिश्रण भी किया है, फिर वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और तकनीक ने हमें जो है प्रदूषण, डीप फेक, साइबर अपराध, आतंकवाद में नई नई चीज़ों का, संगठित अपराध, नए नए प्रकार के अपराधों को भी जन्म दिया है। तो ये हम क्या किए, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशन को साथ में लिख के हमने भूमिका लिख दिया है। तो ये चीज़ कीजिए कि तुलनात्मक अध्ययन में इस टाइप की बातें लिखिए। अब अगला है कि यथासंभव हो तो काल्पनिक कथा या कहानी लिखने से बचे। ये नहीं कहते हैं कि ये काल्पनिक कथा या कहानी, जैसे काल्पनिक कथा या कहानी क्या होता है, जैसे आप लिखिए कि मेरा एक दोस्त है रामू है, उसका श्यामू है, वो ये ऐसा कार्य करता था, वो ऐसा कार्य करता था, इसलिए वो महान आदमी बन गया, या वो पीछे छूट गया एक। तो इस टाइप की काल्पनिक कहानी रही कि एक यहाँ एक गांव है, उस गांव में एक किसान रहता था, वो ये काम करता था। तो ये काल्पनिक कहानी, हम ये नहीं करें कि काल्पनिक कहानी गलत होती है, लेकिन जब आपको बहुत सारे कोई नॉर्मल उदाहरण नहीं मिल पा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहे हैं और जब लग रहा है कहीं भूमिका नहीं लिखे, तब लास्ट में आप जो है काल्पनिक कहानी लिख के भूमिका लिख सकते हैं। लेकिन प्रयास करना है कि पहले, क्योंकि होता है ना कि इफेक्टिवनेस जिसको हम लोग कहते हैं प्रभाविकता, तो प्रभाविकता काल्पनिक कहानी थोड़ा कम बना पाता है। तो आप प्रयास करना है कि काल्पनिक कहानी लिखने से बचिए, यदि संभव हो तो नहीं लिखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कभी इसमें शामिल क्या क्या होना चाहिए। भूमिका लिखने की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, तो शीर्षक या भाव चुन लीजिए। फिर उसकी शुरुआत आप लोग शायरी या दोहा लिखने से कर सकते हैं। उसके बाद कविता या कवितांश लिखने से कर सकते हैं। श्लोक लिखिए, शुरुआत कीजिए, जैसे कोई शीर्षक है उसके अनुसार कोई शायरी या दोहा आपको सटीक लगे उससे शुरुआत कीजिए। कोई कविता से शुरुआत कीजिए या कविता का अंश। हम कल भी बताए थे कि निबंध लेखन जो है वो आपको शायरी क्षमता, कविता क्षमता को नहीं देखता है, बस वो आपके अंदर ये देखता है कि निबंध में आप उसको बेहतर तरीके से कैसे समाहित किए हैं। तो उसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जो है कविता का कोई, यदि 10 कोई कविता है वो 100 लाइन का है या 20-25 लाइन का है, तो आप उसका 4-5 पंक्ति ऐसा होनी चाहिए जो आपके शीर्षक के अनुसार सटीक हो, उसको आप कवितांश के रूप में लिखिए। किसी प्रकार का कोई श्लोक लगे जो कि निबंध के हिसाब से सूटेबल हो, तो वो उसको आप शुरुआत कर सकते हैं, श्लोक के साथ शुरुआत कर सकते हैं।
उसके बाद कथन, स्टेटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा, अम्बेडकर जी ने कहा जाति व्यवस्था पे, अम्बेडकर गांधी जी ने कहा, तो स्टेटमेंट। आइंस्टीन ने कहा कि धर्म, जैसे आइंस्टीन का स्टेटमेंट है कि धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक पेड़ है और एक उसकी शाखाएं हैं। तो इस टाइप से आपको बीपीएससी में पूछा था कि धर्म बिना विज्ञान नांगर छै और विज्ञान बिना धर्म आन्हर छै। तो ये आइंस्टीन जी का ये स्टेटमेंट था, उसको आपको मैथिली भाषा में बना के दे दिया गया था। तो आप वो स्टेटमेंट जब भी आप रहे तो आइंस्टीन जी का स्टेटमेंट से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। धर्म और विज्ञान के बीच में अंतर संबंध वाली बात रहे तो आप इस स्टेटमेंट के साथ उसकी शुरुआत कर सकते हैं कहानी के रूप में। वो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ये बड़ी समस्या पर वो गांधी जी का सिद्धांत जो है कि प्रकृति हमारे इच्छाओं को पूर्ति कर सकती है, लोभ और लालच का नहीं, उस पर दे सकते हैं। जातिवाद वाले पे रहे तो जो अम्बेडकर जी का कथन है कि जातिवाद सिर्फ मानव की गरिमा को ही नहीं पतन करता है बल्कि ये उसके सामाजिक और नैतिकता के पतन की ओर ले जाता है। तो स्टेटमेंट अम्बेडकर जी का जो स्टेटमेंट है उससे शिक्षा और उसकी भूमिका समाज में, या शिक्षा और उसका योगदान में, जो अम्बेडकर जी का है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वह दहाड़ेगा। तो इन जैसे स्टेटमेंट का यूज़ करके आप जो है वो लिख सकते हैं कहानी। उसके बाद कोई लघु कथा की आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई कहानी से, कोई कथा से। जैसे कथा बताए, जैसे खरगोश और कछुआ वाला जो कथा हम लोग, आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। जैसे कोई नैतिक कथा आप लोग हम लोग पढ़े हैं, जैसे कछुआ और खरगोश वाले में है कि खरगोश निरंतर दौड़ता रहा, खरगोश रुक रुक के चलता रहा और कछुआ निरंतर चलता रहा। जब आपसे निबंध जैसे इस टाइप का अमूर्त निबंध रहे कि निरंतरता ही सफलता का मार्गदर्शन तय करती है, ये निबंध का शीर्षक है कि निरंतरता ही सफलता का मार्गदर्शन तय करती है, तब क्या है कि आप इसमें खरगोश और कछुआ वाली कहानी से भूमिका की शुरुआत कीजिए। सटीक उदाहरण आपको मिलेगा कि ये कथा में आपको गौतम बुद्ध समय जीवन, किसी भी व्यक्ति के जीवन की भी कोई कहानी हो, कोई कथा हो, तो उसको भी आप भूमिका में शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हाल फिलहाल का घटनाक्रम, जैसे मान लीजिए आपको आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन पे लिखे, तब हाल फिलहाल में कैलिफोर्निया की जंगल की आग हुई। उसके बाद आप धराली गांव का जो हुआ था उत्तराखंड में, अभी उत्तराखंड में हुआ ना जी, धराली गांव का बादल फटने जो आपदा हुआ है उसको आप लोग समाहित कर सकते हैं। उसके बाद वास्तविक घटना और इतिहास, जैसे कोई युद्ध हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध का संकट है, गाज़ा इजराइल हमास का युद्ध है, भारत में एलपीजी को लेकर जो संकट उत्पन्न हुए थे, भारत की आज़ादी के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी, उस वास्तविक घटनाओं, या प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध है, या कोई जलवायु परिवर्तन को लेकर किसी देश ने कोई नीति रणनीति बनाई, कोई आंदोलन हुए, जैसे आप नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। तो इन सब चीज़ों को, या फिर जैसे भ्रष्टाचार को लेकर भी बहुत सारे न्यूज़ करंट अफेयर्स में रहते हैं, तो उसको जो है उदाहरण के रूप में जिक्र करके आप भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। तो इससे हम शुरुआत करेंगे। अगला हमको है कि केस स्टडी या कोई रिपोर्ट। जैसे केस स्टडी मतलब हुआ, जैसे आपका मान लिया जाए कि दिया कि खेल जो है मानव के जीवन में वास्तविक सुधार ला सकता है, ये, या खेल जो है मानव जीवन के को विकास की ओर ले सकता है, या खेल समाज में परिवर्तन के आयाम के रूप में होता है। तो समाज में परिवर्तन के आयाम के रूप में है, तो आप केस स्टडी दे दीजिए। जैसे हाँ, हम लोग जानते हैं कि हॉकी का खेल जो है, झारखंड में एक ज़िला है सिमडेगा, तो झारखंड के सिमडेगा जिला ने हॉकी के खेल की वजह से उसको वैश्विक पटल पे ला दिया है। अब उसका दे सकते हैं। जैसे हिना दास जो धिंग, अब सामाजिक परिवर्तन के आयाम में क्या होता है, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को दूर करना, नशाखुरानी, तो इन सब में तो हम दे सकते हैं कि फुटबॉल खेल या क्रिकेट, किसी का घटनाक्रम का जिक्र करके उससे उदाहरण से दे सकते हैं केस स्टडी के रूप में। जैसे हिमा दास के जीवन की कहानी, शीतल दास जो अभी, अब जैसे होता है ना कि अपंगता सफलता में बाधक नहीं बनती है, तो आप उसमें हिमा दास का उदाहरण दे दीजिए। भाई ये क्या बोलते हैं, शीतल देवी का जो पैरा तीरंदाज हैं, तो आपके पास केस स्टडी रिलेटेड कोई रहना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए कोई जंगल, मतलब आपसे निबंध आवे कि जलवायु परिवर्तन रोकने में समाज का योगदान महत्वपूर्ण होता है, ये निबंध दिया, टॉपिक दिया, तो आप उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, या राजस्थान में भी अरावली बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो उस सबके रिपोर्ट घटनाक्रम का दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का आधारित कहानी दे सकते हैं। जैसे आप धोनी जी की कहानी को, महेंद्र सिंह धोनी की कहानी, अम्बेडकर की कहानी, महात्मा गांधी की कहानी, महात्मा बुद्ध, इन सब जो महान व्यक्ति हुए जो चर्चा में है उनकी कहानी को देख सकते हैं। उसके बाद फिल्म और घटना, जैसे कोई फिल्म की घटना, जैसे मान लीजिए जाति व्यवस्था पे आप लोगों ने भीम नामक फिल्म लिखी, जय भीम, तो जब भी जातिवाद की कहानी आवे आपके सामने में निबंध लिखना रहे, तो जय भीम की कहानी का संक्षेप में लिख के भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी कहानी याद रहना चाहिए। भारत में न्याय व्यवस्था में देरी पर बहुत सारी फिल्म बनी हुई है, न्याय व्यवस्था में देरी को लेके, अंधा कानून, जॉली एलएलबी, बहुत सारी फिल्म बनी हुई है, उसकी कुछ घटना आपको याद है तो उस पर जिक्र कर सकते हैं। और अंत में होता है कि आप संवाद, जैसे दो दोस्त ले लीजिए, ये संवाद जो है
जो बेहतर लेखक के रूप में छात्र हैं वो संवाद के रूप में लिखेंगे कि आप अपने से कहानी बनाइए। एक दोस्त आप हैं, एक और कोई नहीं, ए और बी करके बताइए। जैसे ए ने कुछ बोला और बी ने उसका काट दिया। जैसे आपका बतावे कि हाथी के दांत खाए के और दिखावे कुछ और, ये निबंध है, मान लीजिए शीर्षक है। तो ये भाव कहता है कि दोहरा चरित्र वाले व्यक्ति को। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हाल फिलहाल में अमेरिका ने मानवाधिकार का समर्थन किया है। तो वही दूसरा देश कहेगा कि सुने हैं अमेरिका जो है वो G20 सम्मेलन में भागीदार नहीं बना क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि झूठा आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों पे मानवाधिकार हनन हो रहा है। तब फिर ये बोलेगा कि अमेरिका ने तो स्वयं ही मानवाधिकार उल्लंघन जैसी गोरे काले का भेद बारे बहुत सारी घटनाएं हुई है। तब दूसरा दोस्त कहेगा हाँ ये उनका खाने देखो और दिखावे कुछ और है। फिर आप ये दे सकता है कि अमेरिका तो पर्यावरण नीति पर भी कहता है कि विश्व के देश उसके अनुसार नीति बनावे। तो फिर दूसरा देश कहेगा अरे यार कुछ दिन पहले तो अमेरिका 2000 जो पेरिस सम्मेलन हुआ है उससे बाहर हो गया है। तो ये उसकी दोहरी नीति दोहरी चरित्र को दिखाता है कि दुनिया के लिए वो कुछ और दिखाना चाहता है, वो वास्तविक में कुछ और काम कहता है। तो ये देखिए हाथी के दिखाने कुछ और खाने कुछ और को लेके संवाद करके हमने ए और बी को लेके समाहित कर दिया। तो आप इस चीज़ को समाहित करके भूमिका लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हुआ भूमिका लिखने का तरीका इतना। और जब लास्ट में सबको नहीं, ये सारे डायमेंशन आपको नहीं याद आ रहे हैं, तब आपको सीधा सीधी क्या करना है, भूमिका में जो डायमेंशन है या जो शीर्षक है उसकी परिभाषा लिख के भूमिका लिख देना है। जैसे आपसे पूछा बिहार में प्रवासन और उसकी समस्या, ठीक, निबंध लाया बिहार में प्रवासन और उसकी समस्या। तो आपको कुछ नहीं आ रहा है कि इस पर हम क्या लिखे, तो आप सीधा सीधा प्रवासन पे क्या कीजिए, भूमिका लिख के निबंध लिख दीजिए। ये सीधा सीधी आप काम कीजिए। जैसे भ्रष्टाचार पे निबंध आया तो आप कुछ नहीं आ रहा तो भ्रष्टाचार और काले धन संबंधित है तो भ्रष्टाचार और काला धन पे निबंध लिख के भूमिका में परिभाषा लिख के निबंध की शुरुआत कीजिए। तो ये हुआ कि हम इतने तरीके से भूमिका लिख सकते हैं। अगला है कि भूमिका संबंध किससे होना चाहिए, उसके अतीत से संबंध होना चाहिए, जन्म से वर्तमान निर्भरता मतलब टॉपिक के अनुसार उसका निर्भरता होना चाहिए, उससे संबंधित पोषक तत्व होना चाहिए और संबंधित विषय अतीत जन्म पृष्ठभूमि स्थिति आदि से संबंधित होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई कि हम लोग को होना चाहिए भूमिका लिखने में। अब हम लोग लाइव एग्जाम्पल देखते हैं कि भूमिका लिखने में किन किन चीज़ों का हम लोग भूमिका में लिख सकते हैं। हमने बहुत सारे टॉपर्स कॉपी यहाँ आपको कलेक्ट करके लाए हैं, उसको दिखाएंगे। आप जो टॉपर्स कॉपी रहे हैं जिन्होंने बेहतर लिखा है उसका हम लोग को दिखाएंगे। और हो सकता है कि आपको विजिबिलिटी में कुछ समस्या हो तो हम लेकिन मेरे आवाज़ से आप लोग इसको मतलब सुन सकते हैं। पहला टॉपिक शीर्षक है विज्ञान सभ्यता को गति धर्म दिशा प्रदान करता है। मतलब यही बात है कि यदि एक विज्ञान के बारे में है कि विज्ञान सभ्यता को गति दे रहा है कि हमने पहिया से लेते हुए एरोप्लेन तक बना दिया है, तो वही धर्म दिशा दे रहा है। मतलब जैसे यदि विज्ञान तकनीक का विकास कर लेगा और धर्म उसको दिशा नहीं देगा, जैसे हमने तकनीक बना लिया और उसका यूज हम जैसे डिजिटल सोशल मीडिया बनाया, अब उसका प्रयोग हम लोग करेंगे हेट स्पीच फैलाने के लिए, उसका यूज़ करेंगे हम साइबर क्राइम के लिए। तो विज्ञान ने तो गति दे दी कि हमने कबूतर से संदेश भेजने से शुरू किया था और आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में मैसेंजर तुरंत मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन उसमें जो नैतिकता का पतन हो गया कि मैसेज में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके साथ बुलिंग हो रहा है, तो उसको धार्मिक दिशा प्रदान करेगा कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक आचरण हो, नैतिकता हो, चरित्र निर्माण हो। तो विज्ञान जो चीज़ें बना के गया है उसका बेहतर यूज होगा। तो ये जो है क्या है, हमने स्टेटमेंट था इसका भाव कारा निबंध का, इसको लिखना है। तो अब देखिए हमने निबंध को क्या किया है कि निबंध में स्टेटमेंट, किन का स्टेटमेंट, अल्बर्ट आइंस्टीन जी के स्टेटमेंट से इसका शुरुआत कर दिया कि वास्तव में धर्म कला और विज्ञान एक ही वृक्ष की शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। ये बता दिया गया कि यदि एक पेड़ है तो पेड़ तभी मजबूत होगा, ये मान लीजिए पेड़ है जब इसमें इसकी शाखाएँ, इसके पत्ते, इसके सारे चीज़ ठीक रहेंगे। दूसरी तरह से समाज हमारा तभी बेहतर करेगा जब उसमें धर्म कला और विज्ञान सब कुछ बेहतर होगा। तो ये किया। अब देखिए अल्बर्ट कथन सभ्यता के लिए विज्ञान और धर्म की आवश्यकता के बीच अन्योन्याश्रय संबंध को बताता है, दर्शाता है। जिस प्रकार किसी विशाल वृक्ष को सही दिशा तथा विकास के लिए शाखा तथा प्रशाखा की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार सभ्यता रूपी विशाल वृक्ष को गति एवं दिशा देने के लिए विज्ञान और धर्म दोनों को समान रूप से आवश्यकता होती है। अब ये क्या हो गया हम लोग का टॉपिक का कि भूमिका के अनुसार ये लिख दिया गया। तो यह क्या देखें आपने स्टेटमेंट से शुरू किया गया है, किससे, जिसको हम लोग कहते हैं कथन या उद्धरण, उसको हिंदी में कहा जाता है उद्धरण। तो हमने देखा कि उद्धरण से हमने भूमिका की शुरुआत कर दी है। अब अगला हम लोग देखते हैं, ये देखिए जो थर्ड सेक्शन है, जहाँ चाह वहाँ राह। ये बीपीएससी का थर्ड सेक्शन का निबंध है, जहाँ चाह वहाँ राह।
तो जहाँ 4 है तो हम देखते हैं बिहार कहानी से शुरुआत किए हैं, जो दशरथ मांझी जी का कहानी है माउंटेन मैन के, वही बिहार राज्य के गहलोर, गया जिले गहलोर घाटी में। तो इन्होंने क्या किया है कि दशरथ मांझी के संघर्ष की कहानी को उन्होंने एक बार सोच लिया था कि हमको पहाड़ को काट देना है, तो उन्होंने पहाड़ को काटा और उनके संघर्ष की कहानी को हम लोगों ने संक्षेप में उन्होंने क्या किया, गहलोर घाटी का पहाड़ रास्ता घुमावदार होना था, इस विपदा बाद स्वयं से इस पहाड़ को काटने का निर्णय लिया। उसने बिना किसी सहायता सिर्फ छेनी और हथौड़ी के दम पर रास्ते को पहाड़ों के बीच से बना डाला। इस दृढ़ संकल्प ने जहाँ चाह वहाँ राह को सही साबित किया और आज उसे पर्वत पुरुष कहा जाता है। तो ये देखिए हम लोगों ने भूमिका को जहाँ चाह वहाँ राह के हिसाब से लिख दिया। बार बार संघर्ष सफलता वाली कहानियाँ गई तो वहाँ भी अब दशरथ मांझी जी को कोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला है जीवन ऊर्जा के स्रोत के रूप में, जीवन के ऊर्जा स्रोत के रूप में साहित्य का उचित और महत्व। क्या है ये निबंध? साहित्य संबंधित है कि जीवन के ऊर्जा के स्रोत के रूप में साहित्य का क्या उचित और महत्व होना चाहिए, तो उसकी चर्चा इस निबंध में की गई है। तो अब इसमें देखिए एक कविता के अंश राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है उससे लिखा गया है कि साहित्य जो है जीवन को क्यों बेहतर तरीका देता है। तो जो भी लोग ये पंक्ति सुनेगा उसके अंदर नई ऊर्जा आएगा, नया जोश आएगा। कोई भी लोग विपत्ति में है, समस्या में है, तो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्न को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो यह स्टेटमेंट के साथ कि जीवन में साहित्य क्या देगा, ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है, तो इस बात को हमने रश्मिरथ की पंक्ति है उसको कार्य कर दिया। अब अगला है देखिए मानव जीवन सफलता से सार्थकता की यात्रा है। ये कहानी कहता है कि आप सफल हो गए, लेकिन सफल कब होइएगा, कि सफल होने का महत्व क्या है, आपके पोस्ट का महत्व क्या है, आप जिस पद पे चयन हुए हैं उस पद की महत्ता क्या है, उसका जब आप शामिल कर लीजिएगा, उसको जब आप सही सार्थक सिद्ध कर दीजिएगा, तब तभी अब आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब देखिए ये जो कहानी है वो मणिपुर कैडर के एक IAS अधिकारी है आर्मस्ट्रांग पेम। ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, केस स्टडी के आधार पर इसको हम कर रहे हैं। केस स्टडी या इसको घटनाक्रम ले लेते हैं। हम बताए थे भूमिका लिखने में बहुत सारी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, तो ये हुआ हम लोग का केस स्टडी। अब केस स्टडी में हम लोग क्या किए हैं कि मणिपुर कैडर के IAS ऑफिसर हैं आर्मस्ट्रांग पेम, बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे। अब इसमें कहानी शुरू में क्या चीज़ है वो उनको हम भूमिका में लिख दिए। अब उन्होंने UPSC पास किया। मणिपुर में 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनवानी चाहिए। राजनीतिक शिथिलताओं के कारण जब उसने इस कार्य में देरी देखी तो उसने खुद ही अपने ऊपर बेड़ा उठाते हुए समाज तथा मित्रों के सहयोग से सड़क निर्माण कर डाला। ये बहुत ही चर्चित घटना है। आप इसकी शुरुआत करके केस स्टडी के आधार पर भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगला 2-3 आयाम हम देख रहे हैं। अगला है जैसे देखिए आधुनिक, ये टॉपर्स कॉपी है, BPSC में सिलेक्टेड स्टूडेंट है। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन ला दिया। तो अब इन्होंने क्या किया है, संचार प्रौद्योगिकी के महत्व को निबंध में दर्शाना था, तो इन्होंने सिर्फ संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका में लिखने में सीधी परिभाषा के संचार मानवीय व्यक्ति का एक माध्यम है। आदिकाल से मानव समुदाय आपसी बातचीत हुई पत्र का प्रयोग करते आए हैं। इतिहास में संचार का सुगम माध्यम बना तार एवं अन्य चीज़ें। तो ये क्या किए हैं, सिर्फ भूमिका से इसकी परिभाषा की शुरुआत कर दिए हैं। ये हो गया हम लोग का। अगला देखिए इन्होंने फिर जो है इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। फिर इन्होंने निबंध का शीर्षक था कि इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया। इन्होंने क्या किया, इंटरनेट की परिभाषा या उसके जो विश्लेषण था उससे सीधी क्या किए, भूमिका की शुरुआत कर दिए हैं। अब आगे हम लोग का है महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, यानी ये BPSC का में पूछा गया निबंध है। अब इसमें देखिए भूमिका में उन्होंने क्या किया है कि एक स्टेटमेंट यूज़ किया किनका, मार्गरेट थैचर जी का। यदि राजनीति में आपको कुछ बोलना हो तो पुरुषों से पूछे, परंतु यदि करना हो तो महिलाओं से पूछे। ये जो प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व है कि बोलना है तो पुरुष से पूछिए लेकिन करना हो तो महिलाएं से पूछिए, वही बात हो गई प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व वाली बात। ये उदाहरण देकर आपने लिख दिया है। अब है काला धन की अर्थव्यवस्था पर अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण। इन्होंने देखिए क्या किया, एक कविता जो शायरी आदम गुंडवी साहब का कि महज तनख्वाहों से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के, हज़ारों रास्ते हैं सिन्हा साहब के कमाई के, मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछले बाढ़ के तोहफे ये एक कंगन कलाई का। नहीं, ये कहानी बता रहा है कि बाढ़ में जो घूसखोरी हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उससे ये जो है बताया गया है। क्योंकि फिर ये देखिए जो ऊपर का लाइन है कि तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई का। नखरे लुगाई मतलब ये भौतिकवादी तत्व है। व्यक्ति में भी बहुत सारी स्वयं की इच्छा पूर्ति की बात आ जाए तो भौतिकवाद ले लेता है। तो ये भौतिकवाद की पूर्ति कैसे होगा, महज तनख्वाह से पूर्ति नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हज़ारों रास्ते हैं सिन्हा साहब कमाई का, भ्रष्टाचार और काला धन का सहयोग लेंगे। ये जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है उसके अनुसार इन्होंने इसमें लिख दिया है। तो इसमें देखिए कि भ्रष्टाचार का कारण भी बता दिए हैं। क्या कारण है, तो भौतिकवाद का बढ़ावा,
फिर कैसे खो रहा है, तो बाढ़ में कराया था, बाढ़ हुआ तो आपदा में अवसर खोज लिया, तो जो वास्तविक लोग हैं, इसका फिर प्रभाव भी इसमें बता दिया कि बाढ़ में जो लोगों का, जिनको वास्तविक रूप से लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, तो फिर समाज में विघटन होगा, सामाजिक समस्या उत्पन्न होगा। अब देखिए केस स्टडी के रूप में लिया है 21वीं सदी में जल प्रबंधन की चुनौतियाँ। ये यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, यूपीएससी में हिंदी मीडियम से टॉपर्स कैंडिडेट हैं, उनका ये कॉपी है। करीब 2 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका राजधानी केपटाउन में अत्यधिक जल संकट ने वहां के सभी वर्गों को, अमीर हो या गरीब हो, पेयजल हेतु आपूर्ति न होने के कारण अत्यधिक अस्थिरता को जन्म दिया। तो ये बातें इनमें लिखी गई है कि इन्होंने क्या किया है कि इसका जिक्र किया गया है कि जो केस स्टडी के रूप में कि जल संकट जो केपटाउन में हुआ उसको कैसा। वहीं दूसरी तरफ भारत के थार मरुस्थल की बात करें तो जल प्रबंधन की आवश्यकता स्वतः ही समझी जाती है। तो ये क्या किए हैं कि दक्षिण अफ्रीका केपटाउन सही राजधानी है, लेकिन थार मरुस्थल क्या है, ये ग्रामीण इलाका है थार मरुस्थल, फिर भी लोगों ने जल प्रबंधन को बेहतर तरीके से समझा और थार में ज़िंदगी ठीक ठाक है, और केपटाउन जैसे बड़े शहरों में जल संकट उत्पन्न हो जा रहा है। तो ये केस स्टडी के रूप में इन्होंने इसको दिया है। नीति आयोग द्वारा ये बड़ी रिपोर्ट का जिक्र कर दिए हैं कि इतना समस्या है भारत में, इतना प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी, वर्तमान में जहाँ करीब 7 जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व नागरिक होने के नाते क्या अर्थ है। तब ये क्या किए हैं कि जलवायु, ये जल संकट में प्रबंधन और की समस्या क्या है उसके डायमेंशन उन्होंने क्या किया है, केस स्टडी का जिक्र कर दिया है। तो ये बात आप देख सकते हैं। इसमें आप बिहार का भी, जैसे ये जल प्रबंधन वाली जो कहानी है, इसमें बिहार का भी जिक्र कर सकते हैं कि जहाँ बरसात के मौसम में बिहार का उत्तरी बाढ़ इलाका पूरा बाढ़ से प्रकोप में रहता है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण बिहार जो है वो अधिकांश समय सूखे चपेट में रहता है। ऐसे परिस्थिति में यह दर्शाता है कि यह जल प्रबंधन की समस्या है, क्योंकि उत्तरी बिहार के जल को दक्षिण बिहार में सही प्रबंधन और मैनेजमेंट करके इस समस्या का, दोनों क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जा सकता है। या अब ये देखिए अगला है निबंध, देखिए अमूर्त निबंध है, ये अमूर्त निबंध है। अपना चेहरा रोशनी को रखिए, आपको कोई छाया दिखाई नहीं देगा। यह व्यक्ति को सकारात्मक रहने की बात करता है कि अपना चेहरा रोशनी, इधर से धूप आ रही है, इधर से आपको प्रकाश आ रहा है, और इधर आपको सकारात्मक चीज़ें सुनाई दे रही है, इधर आपको लक्ष्य दिखाई दे रहा है, जहाँ आपकी सफलता दिखाई दे रहा है उस तरफ चेहरा दिखाइएगा, तो आपको दूसरी तरफ असफलता नहीं दिखाई देगा, दूसरी तरफ आपको उसकी छाया नहीं दिखाई देगा, उसकी तरफ नकारात्मक चीज़ें नहीं दिखाई देगी। तो ये वही बात कहा गया है कि अपना चेहरा रोशनी को रखिए तो आपको कोई छाया दिखाई नहीं देगा, ये बात इसमें कहा गया है। तो इसमें क्या किया गया, इन्होंने जो लोंगेवाला की सूरवीरों की जो कहानी हुआ था भारत का 1971 का युद्ध, तो ऐतिहासिक घटना, कौन सा ऐतिहासिक घटना थी, युद्ध, तो कौन सा युद्ध, तो लोंगेवाला की कहानी का इन्होंने जिक्र कर दिया है। फिल्म भी आपने देखा होगा, लोंगेवाला वाला युद्ध में बहुत सारे फिल्मों में भगत सिंह, ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग का संदेश से आते वाला जो गाना है बॉर्डर फिल्म, उसमें इसको कहानी को भी दर्शाया गया है। तो आप उसको जो है ये देख सकते हैं, लिख सकते हैं, राजस्थान बॉर्डर की कहानी है, तो उसका भी जिक्र कर दिया गया है। अब अगला है टूटे हुए वयस्क की मरम्मत करने की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना आसान है। ये समय और परिस्थिति की बात करता है कि टूटे हुए वयस्क मतलब ज़्यादा उम्र, और बच्चा मतलब जो शुरू में नवनिर्मित चीज़ें हो रही है। यदि आपको घर बनाना है, यदि आप कोई बड़ा घर है, पुराना घर हो गया, उसको मरम्मत करने की जगह कोई नया घर बन रहा है, उसी को बेहतर तरीके से उसमें मजबूती लाइए, उसी में अधिकांश पैसा समय खर्च कीजिए। उसी तरीक़ा से यदि कोई संसाधन खर्च करना है, तो इसका कहना है कि बच्चों को निर्माण में सिखाइए, कोई पुरानी चीज़ें के निर्माण में नहीं, क्योंकि वो आसान नहीं होता है। तो वही बात ये चर्चा किया गया है। तो इन्होंने क्या किया गया है, आपको कहानी याद है मौर्य वंश के घनानंद की और चाणक्य की, कि चाणक्य गया था, चाणक्य जो है वो ये घनानंद जो है नंदवंश का क्रूर शासक था, वो अपने मौज मस्ती में रहता था और उसके शासन से जनता तरस थी। तो चाणक्य जो तक्षशिला के आचार्य थे, चाणक्य जाके कहते हैं कि तुम अपनी नीति में सुधार करो और जनता के लिए कल्याण की कार्य करो, मेरी बातों को मानो। तो वो कौन थे, घनानंद कौन था, टूटा हुआ वयस्क था, वो मांस मदिरा महिलाओं में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था शासक रहते हुए, तो वो टूटा हुआ वयस्क था। लेकिन उसकी बात नहीं, मन धक्का से निकाल दिया गया, तो उन्हें एक मजबूत बच्चा पकड़ा। मजबूत बच्चा क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया और बाद में मगध साम्राज्य का निर्माण किया। तो यही बात बताया कि घनानंद को समझाना मुश्किल था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को समझाना आसान हुआ और बेहतर बच्चे का निर्माण हुआ। ठीक, ये बातें इसमें कही गई है। अब देखिए ये कहानी है, वहाँ ये कहानी है किसकी, ये निबंध है, वहाँ मत जाओ जहाँ रास्ता ले जाए, बल्कि वहाँ जाओ जहाँ कोई रास्ता नहीं और अपने निशान छोड़ जाओ। मतलब ये
स्वयं का मार्गदर्शन स्वयं बनने की बात करता है, स्वयं में स्वयं को खोजने की बात करता है कि आप अपना पथिक स्वयं बनिए, आप वहाँ जाइए और वहाँ नई निशान आप छोड़ के लाइए। तो ये देखिए कहानी है तत्कालीन बिहार में महेंद्र सिंह धोनी की कहानी है, का जिक्र कर दिया है कि वो टिकट बेचते थे और वहाँ जाकर भारत को वर्ल्ड कप जिताया 2011 के बाद कप्तानी में उन्होंने। और उनकी कहानी की चर्चा इसमें हम लोगों ने संक्षेप से निबंध लिखने वाले ने किया है, और ये भी टॉपर्स कॉपी है यूपीएससी में, सिलेक्टेड स्टूडेंट का कॉपी है। अब अगला है, मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कई लहरें पैदा करने के लिए पानी में एक पत्थर फेंक सकता हूँ। मतलब ये बात कहाँ है कि हर कहानी की शुरुआत छोटे आयामों से होती है, सफलताएं बाद में बड़े आयामों पर हो सकती है। यानी कहना है कि आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वयं कुछ बदलने का प्रयास कीजिएगा तो इस व्यापक पैमाने पर नहीं बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आप उसका शुरुआत कीजिएगा तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें जैसे इन्होंने एक शायरी शुरू किया है, तुम्हारे दिल की भी चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटे निकाल के देखो। जैसे महात्मा गांधी जी ने भारत में नमक सत्याग्रह के खिलाफ अकेले शुरुआत करना शुरू किया, बाद में काड़वा जुलटे गया, वो आंदोलन सफल हो गया। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ अकेले आवाज़ उठाया और आज उसका सुधार हो गया। उसके बाद अब्राहम लिंकन ने उत्तरी अमेरिका यूएसए में जो है काले गोरे के भेद के खिलाफ अकेला आवाज़ उठाया, जो खत्म हो गया लगभग अमेरिका में, वो नए प्रारूप में है लेकिन वहाँ उनके खिलाफ हुआ। तो वही बात है कि आप अकेले जो है बदल नहीं सकते, लेकिन उसके खिलाफ लहर पैदा कर सकते हैं। आज दक्षिण नेल्सन मंडेला, ये चाहे जो भी गांधी हैं, अब्राहम लिंकन है, वो क्या है, स्वयं में जागृति लाए। तो वही बात है। अगला है कि विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य होगा अन्यथा यह कार्य ही नहीं करेगा। मतलब यह कहता है कि कोई भी समस्या वैश्विक स्तर पे हो रही है तो विश्व के तमाम देश एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, जैसे शांति, वैश्विक गरीबी, वैश्विक भूखमरी, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्तर पर जो युद्ध हो रहा है, तो उसके समाधान के लिए जो है ना सभी लोग विश्व के समुदाय साथ होकर काम करेंगे, तभी जाके ये संभव है कि इसका सुझाव हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप विश्व के देश काम करें। तो उसके लिए देखिए उन्होंने क्या कहा, अफ्रीका के विद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक परीक्षण के उद्देश्य से 2 टीम बनाई और उन्होंने कहा कि दौड़ते हुए सामने पेड़ के नीचे रखी मिठाइयाँ लानी है, जितना लाएगा उतनी उसकी। प्रतिस्पर्धा की घंटी बजती है, प्रथम टीम के खिलाड़ी अपने पूरी जान लगा के दौड़ते हैं और आपस में लड़ झगड़ कर कुछ मिठाइयाँ लाने में सफल होते हैं। इस पूरे प्रदर्शन में कुछ खिलाड़ियों को ना तो मिठाइयाँ मिली बल्कि पूरे आपसी झगड़े की वजह से चोट भी आई। वहीं दूसरे टीम के सभी खिलाड़ियों ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आराम से मिठाइयाँ तक पहुँचते हुए सबने समान रूप से मिठाइयाँ आपस में बांटकर समय का आनंद लिया। जब दूसरी टीम खिलाड़ियों से ऐसा करने को कहा कारण पूछा तो जब उनका जवाब था कि मैं हूँ क्योंकि हम हैं। मतलब उबंटू व्यक्ति का नाम था, उबंटू जिसका अर्थ था, मतलब उन्होंने कहा मैं हूँ जिसका हमें, मतलब इन्होंने सामूहिकता का भावना का परिचय दिया कि आपको विजेता बनना है तो आपको समूह में लड़ना पड़ेगा, अकेले आप कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके नहीं कर पाइएगा। तो ये कहानी की शुरुआत किया। अब देखिए, यदि आप दुनिया में बदलाव की आकांक्षा करते हैं तो आपको दुनिया से अलग दिखना होगा। शायरी शुरुआत किए हैं, कुछ वो लोग जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ थे वे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। तो इन्होंने बेहतर कहावत शायरी लिखा है और उसका शायरी का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन भी किया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भूमिका में शायरी लिख दिए, ऐसी शायरी जो शीर्षक के अनुसार उसका कुछ लेना देना नहीं है। फिर क्या किए, शायरी का शीर्षक लेना देना था, अब फिर जो नीचे मतलब डिफाइन जो कर रहे हैं, ये डिफाइन करने में भी, डिफिनीशन का भी, या जो यहाँ आयाम लिख रहे हैं उस आयाम लिखने में भी उसका शायरी को लेना देना नहीं है। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक ही नहीं हो पाया। और हम कॉपी वैल्यूएशन करते हैं तो कॉपी वैल्यूएशन में हम देखते हैं कि ये काम में लगभग 50% स्टूडेंट ये काम करते हैं जिसका शायरी का शीर्षक से लेना देना नहीं रहता है, और शीर्षक से रहा तो उसे जो नीचे जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पर उसका उससे मतलब संदर्भ नहीं रहता है। तो ये भी एक गलत आयाम है, इसको भी आप लोग को सुधार करने का ज़रूरत है। अगला है हम लोग का, किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर विचार करने में सक्षम होना है शिक्षित मस्तिष्क का मतलब पहचान है। किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर विचार करने में सक्षम होना है। जैसे कोई विचार है, जैसे हम लोग कहते हैं विचार मतलब धर्म से संबंधित, विज्ञान संबंधित, या कोई भी चीज़। जैसे आपको आया दक्षिण पंथ विचारधारा, उदारवाद विचारधारा, जो किसी टाइप की भी आपको विचार आया मन में, या कोई व्यक्ति ने आपको किसी चीज़ को लेकर विचार दिया, धर्म की बातों को लेकर, शिक्षा को लेकर, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति देख लें। जैसे किसी ने कहा कि हमारे आपके समाज में महिलाओं को पर्दा प्रथा में रहना चाहिए, तो आपको भी ये चीज़ें स्वीकार नहीं करना है, बल्कि एक विचार है, तो आपको विचार को क्या करना चाहिए, उस पर विचार करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे यदि हमारे पुस्तकों में लिख दिया है कि ढोल गवार पर शूद्र नारी वाला कहानी, यानी महिलाएं जो है वो सिर्फ चौका चूल्हा या बर्तन के लिए आई हैं, तो उस चीज़ को हम लोग को बंद कर देना, वो एक विचार है।
अब वो विचार हम स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उसको विचार पे विचार करना चाहिए, तभी हमको पढ़ा लिखा माना जाएगा, गुड़ पुरुष माना जाएगा। तो ये इस बात का संदर्भ करता है। ठीक, तो ये बातें हम समझ लीजिए। अगला ये इसी बात में एक चिंतनशील स्टेटमेंट से शुरू किए हैं। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि एक चिंतनशील व दूरदृष्टि वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मान्यताओं, आस्थाओं, अनुकूल विचारधारा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को जानते, समझने व विचार करने का प्रयत्न करता है। ये भी यूपीएससी 2024 के सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, टॉपर्स कॉपी है इनकी, और इन्होंने बढ़िया ऐसे लिखा है, तो आप इसको समझिए। अगला हम लोग देख रहे हैं, यही विचार जीवन का आधार है। तो इन्होंने क्या किया है कि विचार के बारे में कुछ स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर दिया है। अगला है, देखिए, हालिया घटनाक्रम की केस स्टडी को इन्होंने जिक्र किया है कि ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका। अब इन्होंने क्या किया है, वो हरियाणा की कहानी एक है, महिला सरपंच ने शराबबंदी का शासक निर्णय लागू करने का चर्चा किया है। तो मतलब क्या किया है कि शराबबंदी जो है ग्रामीण स्तर पे सफल हो गई। तो इन्होंने क्या किया, केस स्टडी का जिक्र कर दिया कि पंचायती राज भूमिका ने कैसे बेहतर किया है आपके गांव में, समाज में। बिहार में भी ऐसी बहुत सारी भूमिका उदाहरण है, जैसे राजस्थान में नीरू यादव है, हॉकी वाली सरपंच, उन्होंने बहुत ही बेहतर परिवर्तन किया अपने समाज में, सरपंच मतलब महिला सशक्तिकरण का जितना उदाहरण उन्होंने दिया है, तो आप इसका जिक्र कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, विनम्रता वह पहली चीज़ है जिसे लोग एक बार सत्ता मिलने पर खो देते हैं। अब ये बात है महाभारत में कि विनम्रता वह चीज़ है, से कौरव और पांडव कहानी है, दोनों भाई थे कौरव और पांडव। क्या हुआ, बाद में कौरव को सत्ता मिल गया तो वह विनम्रता खो दिया, और पांडव को एक जो होता है ना कि जो ज़मीन देना था कि आप कुछ उसको ज़मीन दे दीजिए, वो ज़मीन भी देने के लिए तैयार नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने क्या किया, विनम्रता खो दिया। वही पांडव था, पूरा राज्य नहीं मिलने के बाद कुछ ही ग्राम, 100 ग्राम, जो भी ग्राम, 5 ग्राम मिलने के बाद भी पांडव उसमें विनम्र और खुश रहने के लिए तैयार था। ये विनम्रता की चीज़ है कि जिसे लोग सत्ता मिलने पर खो देता है। तो आपको ये चीज़ें उन्होंने क्या किया, कौरव और पांडव ने महाभारत की कहानी से शुरू कर दिया। अगला है, सतत और जिम्मेदार खपत और उत्पादन को जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रवर्तक माना जाता है। ये यूपीएससी टॉपर्स हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं कि कहा सतत और जिम्मेदार खपत उत्पादन नहीं, ऐसा खपत नहीं खर्च होना चाहिए, ऐसा उत्पादन होना चाहिए जो सतत हो और जिम्मेदार हो। क्या कीवर्ड समझना जरूरी है। क्या कह रहा है कि उत्पादन और खपत नहीं, खर्च और उत्पादन कैसा होना चाहिए, जो सतत और जिम्मेदार। सतत मतलब भविष्य की पीढ़ी को ध्यान रखते हुए करना चाहिए, उसी प्रकार का खपत और उत्पादन सतत और जिम्मेदार होगा, तभी जलवायु लक्ष्य को हम लोग पा सकते हैं। तब ये वही है, ग्रेटा थुनबर्ग की कहानी की चर्चा उसमें कर दिए हैं 2016-17 जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में। तो अनुसंधान या खपत उत्पादन तथा जलवायु परिवर्तन की चिंता की बात पर दर्शात कर रही थी कौन, ग्रेटा थुनबर्ग। तो ये उसका चर्चा हम लोगों ने देख लिया। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने क्या, अगला है, जहाज अपने चारों तरफ के, देखिए हाँ, ये लोगों ने बेहतर कहानी लिखा है, इसको आप लोग ध्यान देइए। इन्होंने काल्पनिक कहानी से लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज अब पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबता है। यानी आपके आसपास नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आप उस नकारात्मक विचार की वजह से नहीं डूबिएगा, बल्कि जब आप नकारात्मक विचार को आत्मसात कर लीजिएगा, नकारात्मक विचार में आप जब डूब जाइएगा, उसमें विशुद्ध हो जाइएगा, तभी आप डूबिएगा। जैसे इसमें कहानी में उन्होंने बताया है कि 5 दोस्त थे, मोनू, सोनू, सुनील, रमेश और हरी। तो एक दोस्त ने नशा शुरू किया, बाकी 3-4 किसी एक के संगति से एक दोस्त ने नशा शुरू किया, अब बाकी 4 दोस्त भी उसमें शामिल हो गए, लेकिन एक दोस्त था सुनील, वो जो है इतनी गहरी मित्रता होने के बाद भी मित्रता नहीं छोड़ी, बल्कि उसके नशा खुरानी को स्वीकार नहीं किया। तो ये बात क्या कह रहा है कि आप अपने चारों तरफ जो पानी में जहाज है, उससे चारों तरफ जहाज नहीं डूबता है, बल्कि जब जहाज टूट जाता है, उसमें जब पानी समा जाता है, तब जो है आप जहाज डूबता है। ठीक उसी तरह से नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीज़ों से आप नहीं टूटते हैं, नहीं खराब होते हैं। जब आप अपने अंदर उन चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उसको क्या करते हैं, बर्बाद होते हैं, डूब जाते हैं। जैसे जहाज की अवसंरचनात्मक खराबी आती है, उसी तरह से आपके अंदर नैतिकता, आपके अंदर की आत्मसात करने की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ का खत्म हो जाएगा, आपको विचार करने का खत्म हो जाएगा, तब आप जो है डूब जाइएगा। 3 डायमेंशन पर हम लिखना था, तो मोनू, सोनू, सुनील और हरी की 5 काल्पनिक बातें देके आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं ये बातें लिख के। तो इन्होंने बेहतर तरीके से ये भूमिका लिखा है, हम लोग देख सकते हैं। अंतिम तौर पे हम देख सकते हैं बिहार में प्रवासन और इसका सामाजिक आर्थिक परिवार। तो उन्होंने क्या किया है, सीधा सीधी प्रवासन की परिभाषा लिखते हुए भूमिका को लिख दिया है।
तो ये हमने देखा कि भूमिका लिखने के कितने प्रकार होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस या कोई भी प्रतियोगिता लेखन में आपको निबंध लिखने आता है और उसमें 1000 से 1200 शब्द में, 500-700 शब्द में निबंध लिखने का है, तो आप भूमिका में इस लिखने में इस डायमेंशन को ज़रूर शामिल कीजिए, इस टाइप की बातें को शामिल कीजिए। आप बेहतर भूमिका ज़रूर लिख पाइएगा। और हमने बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल देखे किस निबंध में, शीर्षक में किस प्रकार की निबंध भूमिका लिखना चाहिए और किस चीज़ को ऐड करके भूमिका लिखना चाहिए, उसका हमने आपको प्रत्यक्ष लाइव उदाहरण दिया है, प्रत्यक्ष तरीका से बताया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर निबंध लेखन को समझने का प्रयास कीजिए। हमारा चैनल है, इस वीडियो के लिंक में पढ़ारम एकेडमी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा देंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग निबंध के अन्य आयाम, अभी हम लोग का 2 क्लास और चलेगा, 1-2 हुआ है, ये लगा के 2 क्लास आगे और या 1 क्लास और आगे हम लोग लेंगे, जिसमें निबंध लेखन की बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तब जाके हम लोग PYQ और फिर बीपीएससी के अन्य आयाम या यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिखा हुआ चीज़ कि कैसे लिखें उसका, और हर विषय पर कौन कौन इंपॉर्टेंट ऐसे बन सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, खास करके बिगिनर्स लोगों को निबंध लेखन सीखने के लिए ये चीज़ें ज़रूर भेजिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपने संबंधित जनों का ख्याल रखिए और अपने लक्ष्य की ओर निशाना साधते हुए बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बाय।